नमस्ते दोस्तों। मैं सौमित्र गोटिकर। आप जानते हो जैसे कि पैकेजिंग के वाटर बिजनेस हम लोग अलग अलग वीडियोस करते रहते हैं इस बिजनेस में। जो एंट्रेंस है या जो भी अ, अभी एस्टेब्लिश लोग हैं सबके लिए कंटेंट बनाते रहते हैं। आज हम लोग एक विशेष ये जो सेशन है करने जा रहे हैं। मैं एकदम पॉडकास्ट बोल के नहीं बोलूंगा इसको, बट इट इज़ अ वीडियो काइंड ऑफ थिंग। जूम मीटिंग है हमारा छोटा सा। तो आप जो वीडियो स्क्रीन पे देख रही हैं, ऋतुजा जी हैं यहाँ पर। तो ऋतुजा जी एक उभरती हुई सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, वेरी एनर्जेटिक। मैं उनको कैसे जानता हूँ? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई नेटवर्किंग क्लब से मैं जुड़ा हूँ। तो सैटरडे क्लब बोल के एक पुणे स्थित, मतलब महाराष्ट्र स्थित एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर वो और मैं दोनों भी क्लब के मेंबर्स हैं। और मैं उनका काम तकरीबन एक साल से देख रहा हूँ। तभी उठ के मैंने महसूस किया कि जो भी आने वाले उद्योजक है, आगामी हमारे जो उद्यम जो चालू करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी शुरू करने से पहले भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। बहुत सारे फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऋतुजा को मैं इनवाइट करूं और उसे बोलूं कि हमारे लोगों को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि किस तरह से कंपनियां चालू होती है, वगैरह वगैरह। तो आपका स्वागत है ऋतुजा। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस। तो बस शुरू करने के पहले ऋतुजा मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ आपको कि ये जाहिर है कि पेड प्रमोशन है। हाँ, हम लोग बोल भी रहे हैं जैसे पेड प्रमोशन है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों के मैं ऋतुजा को ही रेकमेंड कर रहा हूँ। आप आपके जैसे सीएस हो सकते हैं, वहीं से भी कर सकते हैं। ऋतुजा जी इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने उनको कुछ काम दिया तो हमने कुछ उसमें से बंटवारा किया, कुछ रेवेन्यू शेयर किया, इस तरह से कुछ काम नहीं चलता ये। तो इसमें से दूसरी चीज़ ऐसा है कि अगर आपने डायरेक्ट डीलिंग किया तो आप थोड़ा सा ढंग से ड्यू डिलिजेंस करवा लीजिए, उनसे बात कीजिए और फिर काम देने का प्रबंध कीजिए। और कुछ हो जाए, उसमें कुछ दिक्कत हो जाए तो हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत करिए। बस इसके लिए यही आपको कहने का मतलब था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जो आज का विषय है उस पर शुरू करेंगे। ऋतुजा जी, आपको आपको तो पता है कि ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस में अलग अलग तरह के लोग उतरते रहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि हमारे हर सेशन में ज़्यादा करके फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत दफ़े ना मैंने देखा है कि प्राइवेट लिमिटेड करेंगे, उससे इंप्रेशन पड़ता है, ये वगैरह सब चक्कर से चालू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एकदम टाइप ऑफ कंपनीज नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको ये पूछने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से सोच होनी चाहिए कि आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है इसके बारे में? सर इट्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। मतलब ऐसा रहता है कि किसी को फंडिंग लेनी है या वो फंडिंग बैंक लोन वगैरह लेना है तो ऑब्वियसली उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के लिए जाना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन इस केस में ऐसा रहता है कि इफ तुम श्योर नहीं हो तुम्हारे बिजनेस के लिए तो तुम पहले एलएलपी के लिए जाइए। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि कैसा रहता है, तुम स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड करो तो ब्रांड वैल्यू मिलती है, एक हमारा एस्टेब्लिश्ड नेम मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तुम प्राइवेट एलएलपी भी करोगे तो सेम मिलता है तुमको ब्रांड वैल्यू, तुम्हारा यूनिक नेम, सेम राइट्स रहते हैं, सेम अंडर सेम अथॉरिटी रहता है। लेकिन एलएलपी की इसमें ना इनिशियल कंप्लायंसेस कम रहते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इसमें भी कंप्लायंस थोड़ी ज्यादा रहती है। मतलब आप जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहते हो वो टाइम में कैसा होता है, आपको क्या क्या कंप्लायंसेस आपने फॉलो करने चाहिए पता नहीं रहता है। तो एक भी कंप्लायंस आपका छूट गया तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो पेनल्टी आता है ना, इट्स वेरी सीवियर पेनल्टी। सो इट्स बेटर कि तुम एलएलपी से स्टार्ट करो अनलेस एंड अनटिल आपको कहीं पे टेंडर फाइल करना है और वहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंडेटरी है, तो आप एलएलपी से स्टार्ट करो। और वो भी नहीं तो दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन एक इसमें एक मेजर फैक्टर रहता है आपका नेम। मैं सबसे पहले सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपका जो नेम होता है ना वो यूनिक होना चाहिए। मतलब अभी अपन देखते हैं कि डीमार्ट करके जो है, तो लोग क्या करते हैं, डीमार्ट का वी मार्ट बना दिया। लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है क्या वो नेम? जब अगर डीमार्ट ने आपके ऊपर केस फाइल कर दी तो क्या? तो आप आपका नेम यूनिक होना चाहिए। आपने उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है क्या चेक करना चाहिए। इवन if आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी स्टार्ट किया है या पार्टनरशिप नॉर्मल, तो भी आपने फर्स्ट इट इज योर ड्यूटी कि आप उसको ट्रेडमार्क कर लो पहले, क्योंकि वो नेम रिजर्व रहता है। और बाद में अगर आपको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड में जाना है, आप कभी भी जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी जाने के लिए आपको एक टारगेट अचीव करना है। लेकिन जब आपको लगता है कि आई एम वेल एस्टेब्लिश्ड इन दिस बिजनेस,
एट दैट टाइम आप जब प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में जाते हो, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ए नाम से, एबीसी नाम से बिज़नेस स्टार्ट किया था और अभी एबीसी नाम से कोई और बिज़नेस कर रहा है और उसका उसके पास वो नेम के राइट्स है। तो इट्स बेटर कि आप ट्रेडमार्क तो भी एटलीस्ट लेके रखो, ताकि जब भी कभी आपको बाद में जाके प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या पार्टनरशिप जो भी करना है, तो आपको वो नेम आपके नाम पे रजिस्टर रहेगा। हम लोग ना एक मजाक से ऋतुजा जी को मैं वंदे भारत एक्सप्रेस बोलता हूँ। तो आपको इसका एक प्रत्यय आया होगा कि शी इज फुल ऑफ एनर्जी, और उनका इतना उनके पास इसके बारे में बोलने जैसा है। तो वो काफ़ी बोलते रहेंगे, वो फ्लो ब्रेक भी नहीं करूँगा। लेकिन सिर्फ ऋतुजा को मैं एक थोड़े से फादर की अहमियत से बोलूँगा। थोड़ा सा फादरली रिलेशन है, तो उसको बोलूँगा कि थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन कर, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं ना, उनको थोड़ा अपने को ओके, स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस देना है। ओके, ओके, तो आप ऐसे ही चालू रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा ओके, सा मैं क्रिस्टलाइज करूंगा, तो मैं पहले आपको पूछूंगा कि आपने ये एक चीज़ अभी बातों बातों में दो तीन चीज़ आपने बोली, तो सबसे पता है कि हमारे जो ऑडियंस के लोग रहते हैं ना, बहुत ही पहले रॉ भी रहते हैं लोग, उनको पता नहीं है कुछ भी। ओके, तो हमारा वही ओके। और एक इसमें इंटेंशन ये भी है कि ये जो जार्गन बोल के कंटेंट पड़ा हुआ है ना, पूरा पूरा यस, यस, इंफॉर्मेशन यस, जो ज्ञान है ना, पूरा जार्गन के स्वरूप में पड़ा हुआ है। उसको डी यस। जार्गनाइज करें, मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में हम लोग बोलें। तो आप ओके, पहले ओके। बताइए, कंप्लायंस का मतलब क्या है? कंप्लायंस मतलब जो आपको अलग-अलग अथॉरिटी रहती है, जैसे आप अगर प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, जैसे आपने बोला कि लोग पहले बोलते हैं मैं प्राइवेट लिमिटेड कर लेता हूँ। तो प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंस मतलब कुछ मैंडेटरी चीज़ें रहती है जो आपको गवर्नमेंट को फाइल करनी पड़ती है। जैसे आप अगर आप सैलरी लेते हो कहीं पे जॉब करके, तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। ये चीज़ सबको पता रहती है, क्योंकि सबके मामा, चाचा, पापा, मोस्ट ऑफ द लोग जॉब करते रहते हैं, वो टाइम पे तुमको पता रहता है कि ये जो आपको आईटीआर फाइलिंग करनी, इट इज ऑल्सो कंप्लायंस पार्ट। वैसे ही जब तुम बिजनेस करते हो, तो तुमको इनकम टैक्स में अलग फाइलिंग करनी रहती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज वहां पे अलग फाइलिंग करनी रहती है। तो वो सब चीजें तुमको कंप्लायंस कहते हैं, वो सब चीजों को कंप्लायंस कहते हैं। तो वो मैंडेटरी जो भी कंप्लायंस रहती है वो आपको करने रहते हैं। समझ गया, मतलब जो भी संस्थाएं हैं उसके लिए जो भी अपने को फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, करनी वो पड़ती आप है। लोग यस, बोलते हैं कि मैंडेटरी कंप्लायंसेस। जी हाँ, यस, मुझे तो यस, पता है, क्योंकि मेरी मेरी भी प्राइवेट लिमिटेड है। लगभग 14 साल यस, से है ये कंपनी। यस, तो यस, मैं भी वही एक्सपीरियंस से भी लोगों को बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड करके इंप्रेशन पड़ता है। इंप्रेशन तब पड़ता है बंदो, जब अपना धंधा पहले तो हम लोग ढंग से चलाते हैं, उसको प्रॉफिट में लाते हैं, और एक लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, तो उससे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो भले आपकी छोटी सी कंपनी क्यों ना हो, अभी पुणे में एक कंपनी है, डेक्कन पे, मैं भूल गया नाम उसका, डेटा की कुछ कंपनी है। 300 करोड़ की कंपनी है, प्रोप्राइटरी कंपनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि यस, यस, प्राइवेट लिमिटेड से ही इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। आप बिस्लरी देखेंगे, बिस्लरी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिस्लरी इज नॉट अ यस, लिमिटेड कंपनी। 7,000 करोड़ यस, का उसका डील चल रहा था, सो प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड। बिस्लरी तो पब्लिक कब कब का हो चुकता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट से, हम लोग उसमें सेशन भी होता है हमारे ट्रेनिंग में, कि प्रॉफिट की तरफ कैसे आए। तो वो हालांकि हम लोग को अलग से बात करेंगे। तो अभी दूसरा इसमें सवाल जो जुड़ा है, और एक, तो वो थोड़ा सा बोल दीजिए कि आपने बोला एलएलपी। अभी एलएलपी ये भी जार्गन वर्ड है, एलएलपी का मतलब क्या है? यस, यस, और कोई अगर एलएलपी, मेरे ख्याल से इट इज पार्टनरशिप कंपनी, राइट। यस, यस, अगर यस। पार्टनर ना हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर पार्टनर ना हो, तो जैसे कि हम लोग चालू करते हैं, मैंने जो चालू किया था बिजनेस पहले 1985 में चालू किया था। तो वो मेरा छोटा एसएम इंजीनियरिंग नाम से एक छोटा सा प्रोप्राइटरी कंसर्न था। करंट अकाउंट बोला था उसको। दैट टाइम ओके, अकाउंट ओपनिंग वॉज 100 रुपीज। ओके। ओके। तो उसको इसको आप क्या बोलेंगे, अगर किसी बंदे को अकेले को चालू करना है, तो क्या वो कर सकता है? क्या मुनासिब है, क्या है? यस, यस, बिल्कुल सर। देखिए, अगर किसी को अकेले को चालू करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो सबके लिए ओपन है। कभी भी आपको अगर इफ यू वांट कि सिंगल पर्सन ओनर रहे कंपनी का, तो वो केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप में चाहिए, नो 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 डाउट। लेकिन अगर आपको कंपनी फॉर्म में ही जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि मेरे को गवर्नमेंट टेंडर फाइल करने हैं, और वो टाइम में कभी कभी प्राइवेट लिमिटेड या जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, जैसे नोमाड पकड़ लो या भारत बेंज पकड़ लो, ये कंपनीज के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, जिनको अगर वो कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करनी, तो उनको लीगल एंटिटी लगती। तो आप वो केस में क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई पार्टनर नहीं है, तो वन पर्सन कंपनी करके एक
कंसेप्ट है। वन पर्सन कंपनी का शॉर्ट फॉर्म होता है ओपीसी। तो इसमें ऐसा रहता है कि 100% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट कंपनी वो एक ही बंदे के पास रहता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में वो अकेला पूरा बिजनेस मैनेज करता है, वैसे वन पर्सन कंपनी में वो अकेला ओनर रहता है। वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है मोर देन वन, बट लेकिन ओनरशिप पूरी जो रहती है वो सिर्फ एक बंदे के पास रहती है। तो ओपीसी भी तुम कर सकते हो केस में, और उसकी कोई लिमिट्स वगैरह नहीं कि इसका इतना टके आपका टर्नओवर रहना चाहिए। उसके पहले लिमिट्स थे, लेकिन अभी जो नया रूल आया है वो तब से ओपीसी के लिए भी कोई रूल नहीं है, तो आप ओपीसी के लिए भी जा सकते हो। बढ़िया। ओपीसी का मतलब है वन पर्सन कंपनी, पर्सन कंपनी, राइट? यस। तो आपने बोला यस। कि ओपीसी एक चीज हो गया, एलएलपी क्या है? एलएलपी थोड़ा सा बताइए। यस। नॉर्मली एलएलपी और पार्टनरशिप रहता है। तो पार्टनरशिप फर्म जब अपन करते हैं तो दो लोग जब साथ में आते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करना रहता है, अपन बोलते हैं चलो अपन पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो अपन नॉर्मल एक एग्रीमेंट करते हैं, वो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म रहती है। लेकिन अगर इसका लीगल एंटिटी वर्जन करना है आपको, तो आप एलएलपी कर सकते हो। एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? तो जब नॉर्मल पार्टनरशिप रहती है, वो पार्टनरशिप के केस में इनकेस अगर कुछ लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो पार्टनर्स को जॉइंटली और सेवरली बेयर करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ एलएलपी, जो एलएलपी में पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, उसी लिमिट तक पार्टनर्स लायबल रहते हैं इन केस अगर कुछ अनफोर्सीन आ जाता है। तो इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कि पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स उसमें लाइबल नहीं होती है, इफ कोई डेप्ट वगैरह पे करना है तो। इसलिए वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रहती है। कभी कभी कैसा रहता है, अपन अननोन पर्सन्स के साथ भी पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में फिर अपन को प्रॉब्लम आ जाती है, लाइबिलिटी अगर लिमिटेड नहीं रही तो। वही अगर तुम लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म में जाते हो, तो तुमको यूनिक हो जाता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, और इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो। अगर बाद में किसी को पार्टनर चेंज करना है, किसी को ऐड करना है, तो इजीली सब चीजें हो जाती है। हाँ, मतलब अगर ऐसा आपको कहना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए कंपनीज में, कुछ प्रॉब्लम आ यस। जाए, तो पर्सन एसेट पे जो रिकवर होते हैं बैंक से वगैरह, यस। तो इसमें कंपनियों के ये जो आप एलएलपी में नहीं होता है। यस। पीसी में भी ऐसा ही होता है क्या? ओपीसी में ऐसा ही सेम होता है कि अगर कुछ कंपनी में डायरेक्टर्स का लॉस हो गया, तो शेयर होल्डर की जो शेयर कैपिटल रहती है, लेट से 1 लाख रुपीज रहती है नॉर्मली, तो हम्म, वहां तक ही शेयर होल्डर लाइबल रहता है उसके। अगर हम्म। अनलेस एंड अनटिल शेयर होल्डर ने उसमें कुछ जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट किया है, नहीं, वो अगर ठीक है, सब। बात छोड़ यस। दीजिए। ये लेकिन अगर मेरा अगर एक सब प्रोपराइटरी, प्रॉपर वे से चल रहा है और अगर कोई लाइबिलिटी आती, तो ना ओपीसी में आपके ऊपर मतलब आपके पर्सनल असेट्स के ऊपर आता है, ना एलएलपी में आता है। मेरे मान लो कि मैंने एक ओपीसी फॉर्म किया, वो कंपनी में मैंने पहले का कैपिटल डाल दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया डाल दिया, उसमें जो भी है। और अगर कल कंपनी को प्रॉब्लम आया और अगर मेरा घर भी है मेरे नाम पे, तो वो घर उसको अटैच नहीं होगा, ऐसा बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, नेवर। हाँ, सो दैट इज अ मेजर एडवांटेज। तो मेजर दोस्तों, मेरे को एडवांटेज ये है। इसमें कहना है कि सेफ्टी से भी बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने बिजनेस को एक थर्ड पार्टी की तरह देख सकते हो। जैसे हम लोग यस। बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जब हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी हो करेक्ट जाती हो। करेक्ट, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में आपका इक्विटी बोला जाता है। इक्विटी का यस। मतलब क्या है कि आपने बतौर एक बिजनेस ओनर आपने उसमें कितना पैसा निवेश किया हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए भी ऋतुजा हम लोग लोगों को एजुकेट करते रहते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी बोल के आपके बिजनेस को किस तरह देखें। तो उसमें का ये पहला स्टेप हो सकता है कि अगर आपको खुद को भी करना है कंपनी, तो आप ओपीसी कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग अकाउंट यस। रहेगा यस। आपका, अलग। कंप्लायंसेस भी कम रहते हैं और ओपीसी को एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड से कंप्लायंस कम होंगे। तो आप अगर अकेले चालू करना चाहते हो तो आप ओपीसी करिए, अगर आप साथ में करना चाहते हो तो आप जरूर एलएलपी कीजिए, है ना? तो यस। अभी मैं एकदम डिटेल कंप्लायंसेस तो नहीं पूछूंगा, बिकॉज ये टेक्निकल पार्ट हो गया वो, है ना? यस। यस। लेकिन यस। आपको कुछ उसके बारे में दूसरी चीजें बोलूंगी, मैं पूछूंगा कि एक इसमें से काफी, देखिए, डीएससी बोला जाता है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर, इसका क्या यस। मतलब होता है और ये कब लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा रहता है कि आप जो पेपर पे साइन करते हो, उसका लीगल वर्जन रहता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो वो ऐसा रहता है, अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आरओसी के फॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे नॉर्मली फॉर्ज सर्टिफिकेट्स आपको पता होगा कि लोग डीएससी का स्क्रीनशॉट निकाल के वही वहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो वैसी चीजें नहीं हो, मतलब तुम्हारे सिग्नेचर का कोई फॉर्ज सिग्नेचर यूज ना करें, इसलिए तुम्हारी डिजिटल सिग्नेचर बनाई जाती है कि कहीं भी अगर वो सिग्नेचर
सिग्नेचर यूज करनी है तो तुम्हारा कंप्लायंस ऑफिसर या तुम खुद उसको यूज कर सकते हो। तो जो आरओसी के फॉर्म्स या इनकम टैक्स फाइलिंग रहती है, वहां पे कैसा रहता है, वो जो फाइलिंग रहती है वहां पे तुम फिजिकली सिग्नेचर नहीं कर सकते हो, तो डिजिटल सिग्नेचर वहां पे हमको अटैच करनी पड़ती, तो इसलिए डिजिटल सिग्नेचर रहती। और एक उसका ये रहता है कि अपन नॉर्मल समझो आप अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो, और हर बिल के सामने अपन नीचे एट द एंड ऑफ बिल अपन ऑथराइज पर्सन करके सिग्नेचर कर दे, और हर टाइम जरूरी नहीं कि मालक ऑफिस में रहे। अगर मालिक ऑफिस में नहीं रहा तो और बिल 1 लाख 2 लाख का रहा तो नॉर्मल कोई तो उस पर साइन नहीं कर सकता है। तो वो टाइम में अगर तुम्हारी डिजिटल सिग्नेचर होती, वो पीडीएफ पे भी तुम अटैच कर सकती हो, और डिजिटल सिग्नेचर वैलिड प्रूफ रहता है तुम्हारे सिग्नेचर का, तो अगर वो पीडीएफ पे लगाती तो वैसा भी आप बिल आगे भेज सकते हो। तो मतलब आप नहीं हो इसके लिए कोई आपका आपका काम रुकता नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये इसमें सब, ये जब आप लोग ओपीसी या एलएलपी है जो भी करते हैं, तो उसमें ये जरूरी होता है साथ में करना, यस यस डिजिटल यस। का कंप्लायंस होना जरूरी होता है ना। यस। तो अच्छा हो गया आपने बोल दिया वो। टेंडर्स में भी मैंने देखा है कि बहुत जगह पे डिजिटल सिग्नेचर सीएससी का ही लगती है। ज़्यादा चलन उसमें चलता है। तो अभी थोड़ा सा यस। एक आगे स्टेप पे जाएंगे कि अगर ये जो किसी ने बंदे ने किया, समझो एलएलपी किया या प्राइवेट लिमिटेड किया, अभी थोड़ा सा प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी थोड़ा सा बोलिए कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या होता है क्या नहीं। यस। प्राइवेट लिमिटेड 1 पर्सन कंपनी का ही अपडेटेड वर्जन है। लाइक प्राइवेट लिमिटेड 1 पर्सन कंपनी में जैसे तुम अकेला बंदा स्टार्ट कर सकता है, वैसे प्राइवेट लिमिटेड में तुमको 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर सेम पर्सन हो सकते हैं। ओके। शेयर तो होल्डर वो का मतलब थोड़ा सा बताइए। यस, शेयर होल्डर्स मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी। लाइक मैंने जो बोला लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी रहती, लेकिन कब तक, जब तक वो शेयर सब्सक्राइब करते। मतलब ऐसा है कि मैंने कंपनी ओपन की 1 लाख रुपए कैपिटल से, और 2 लोग उसमें पार्टिसिपेंट है, ए और बी शेयर होल्डर है, और ए की कैपिटल अगर 60% है और बी की 40% है, तो आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो 60% वाला शेयर होल्डर वो 60 हजार रुपए तक लाइबल रहेगा, और 40 हजार तक बी रहेगा। मतलब उसके जितना आगे उसका, उनके जितना पर्सन, जितने कीमत के जितने क्वांटिटी के शेयर है उतना ही लायबिलिटी रहेगा। उतना ही उनका फिर लाइबिलिटी रहेगा, इसमें उसके आगे कुछ नहीं रहेगा। एलएलपी में क्या, एलएलपी और उसमें क्या फर्क होता है? एलएलपी में शेयर होल्डर्स के जगह पे पार्टनर्स बोलते हैं अपन, और डायरेक्टर्स के जगह पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो रहते हैं वो डे टू डे अफेयर्स देखते हैं, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपन डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी देखते हैं। क्योंकि कैसा रहता है, अभी अगर अपन बहुत छोटे लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन जब अपन बड़ी कंपनी देखते हैं, जैसे रिलायंस पकड़ लो, रिलायंस के शेयर होल्डर आपके पास भी मेरे पास भी, तो अपन सब अगर शेयर होल्डर है और अपन बोलेंगे कि मेरे को डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट लेना है, मेरे भी कंपनी में शेयर्स है, मेरी भी ओनरशिप है, तो मेरे को राइट्स दो किसी डिसीजन पे, तो वैसा किया जाए तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, सारे डायरेक्टर्स, एक एनुअल जनरल मीटिंग रहती है जहां पे शेयर होल्डर्स आते हैं। तो वो शेयर होल्डर्स, 2 डायरेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और फिर वो डायरेक्टर्स को अपन राइट्स देते हैं कि तुम सारे कंपनी की जो भी फॉर्मेलिटीज है, कंप्लायंसेस है, डे टू डे मैनेजमेंट है, वो सारे तुम करो। ऐसे अपन उनको राइट्स देते हैं। देखो ना, अगर समझो उठ के, जैसे आपने बोला कि कल कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर मैंने, अक्षय जी भी हैं हमारे साथ में वीडियो में, तो अगर अक्षय जी के पास एक कंपनी हमने तीनों में बनाई, तो एलएलपी अगर बनाई, तो एलएलपी में मेरे ख्याल से जितना जो भी प्रॉब्लम होगा वो तीनों का जिम्मेवारी सेम आता है क्या? और प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता है, ऐसा फर्क है क्या मेन? वो बताइए ना थोड़ा। सर मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। मेरे प्रॉब्लम आया, समझो कल उठ के बैंक का डूबाया पैसा, डूब गया पैसा, एक 10 करोड़ लिया था या 10 लाख लिया था और डूब गया, और बैंक ने वसूली के लिए आई बैंक। अगर ओके। तो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क है दोनों में? यस बताती हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में आपको अगर डीपी होना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स रहते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में डे टू डे अफेयर्स हैंडल करता है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए आपको एलएलपी में भी शेयर लेना पड़ता है, मतलब कंट्रीब्यूशन में आपका भी पार्ट होना चाहिए, मतलब कुछ तो शेयर्स एलएलपी के आप होल्ड करने चाहिए, ऐसा रहता है। तो वो शेयर्स तक एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहते हैं वो लाइबल रहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, ऐसा कहीं पे भी कंपलसरी नहीं है कि अगर आप डायरेक्टर हो तो आपके पास शेयर्स होने चाहिए। आपके पास कंपनी का 0% शेयर है तो भी आप डायरेक्टर हो सकते हैं, और आपने आपके डायरेक्टरशिप में बहुत अच्छा किया कंपनी के लिए,
लेकिन कुछ कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई समझो, और वो टाइम पे कंपनी अगर डेब्ट्स में चली गई, तो डायरेक्टर इज नॉट लायबल। जो कंपनी रहती वो लायबल रहती, डायरेक्ट मतलब शेयर होल्डर्स जो रहते वो लायबल रहते, ये आप डायरेक्टर्स एलएलपी इज के, नॉट लायबल। ये आप प्राइवेट लिमिटेड के केस में बोल, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर यस। एलएलपी हो तो? एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर जो रहते हैं ना सर, उनको कंपलसरी एलएलपी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहती है, लेट्स से 20,000 30,000 या 20 lakhs भी हो सकती है, बड़ी बड़ी अगर एलएलपी का देखा जाए, तो वो जो कंट्रीब्यूशन उनका कंपनी में उन्होंने एक्सेप्ट किया रहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं इतने अमाउंट तक का कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, वो लिमिट तक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल रहते। उसके बाहर पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल नहीं रहते। उनकी जो पर्सनल असेट्स रहती वो भी कभी लायबल नहीं रहती। हाँ, लेकिन मैं ये आप फिर से वापस एक बार आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किसी दो लोग मिलके चालू कर रहे हैं, जैसे मैं अभी वही एग्जांपल दिया कि मैंने और अक्षय जी ने चालू किया कंपनी एक, तो मैंने एलएलपी चालू करना चाहिए या प्राइवेट में करना चाहिए? डिपेंड्स वही। मैं बोलूंगी अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो एलएलपी कीजिए, क्योंकि एलएलपी में ना थोड़ा लेस कंप्लायंसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और आपका टर्नओवर जब 1 CR 2 CR चला जाए, तब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो जाओ। और हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर करते हो, अगर आपका इनकम लेवल 20 लाख 30 लाख 40 लाख से, तो मैं 100% बोलूंगी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्सेशन को के ट्वेंटी काफी, हाँ, टैक्सेशन के हाँ, बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं ना? टैक्सेशन के बेनिफिट ज्यादा मिलते, वो एलएलपी में उतने नहीं मिलते। एलएलपी में पार्टनर्स को प्रॉफिट देने में भी ये उसका मतलब मेन सैलरी, मेन वजह ये है ना कि टैक्सेशन का उसमें बेनिफिट है ना। टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है वही। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसा रहता है, मैंने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, तो मैं डायरेक्टर्स को सैलरी दी, मैंने वो दिखा सकती हूँ। उनकी सिटिंग फीस रहती कि डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के लिए आए, उसकी उनको फीस दे दी अपन ने। तो अपन ऐसे अलग अलग कंप्लायंसेस, ये अलग एलएलपी में अलग नहीं कर सकते क्या? एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। ये एलएलपी हाँ, में नहीं कर सकते? एलएलपी में दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट रहती है एलएलपी में, लिमिट जो है। प्राइवेट लिमिटेड में आपको कोई ये नहीं रहती। मतलब ऑफ कोर्स एक रहती है, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह बाकी की चीजें रहती, वो हम्म। सब पास करके आप दे सकते हो। तो मतलब लेट से आपका 20 लाख रुपीज प्रॉफिट है, तो आप ऐसा दिखा सकते हो, मैंने दोनों डायरेक्टर को उन्होंने जो कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए 8-8 लाख रुपए मैंने ये दे दिया, रेमुनरेशन एज अ सैलरी दे दी, और बचे हुए 4 लाख रुपए में सिर्फ मैं टैक्स भरूंगी। उसमें भी कंपनी के एक्सपेंसेस दिखा देते हैं अपन। एक्सपेंसेस तो दिखाने में ये बड़ा एक हाथ है एलएलपी। और यस यस, वो रहता फिर है भी सबसे आपने बड़ा। सही बोला कि अगर शुरुआत है किसी बंदे की तो वो एकदम प्रोप्राइटरी से चालू करे। प्रोप्राइटरी करना है तो ओपीसी जरूर करिए, यस यस। पार्टनरशिप करना है तो एलएलपी जरूर करिए, और अगर उससे बड़ा कुछ आपको खड़ा करना है तो आप प्राइवेट लिमिटेड जरूर करिए। मैं कहूंगा कि जो फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर्स है वो या तो ओपीसी या फिर एलएलपी से शुरू करें। एलएलबी। यस यस। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपको एडिशनल लाइंस में कुछ करना है, ऑलरेडी ग्रुप है आपका, समझिए आप एडिशनल वर्टिकल चालू कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट लिमिटेड से कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन करना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यस। इसमें और एक चीज़ है कि जब हम लोग जेम पे पोर्टल भरते हैं, जेम पोर्टल से हम लोग बात करते हैं ना, जो गवर्नमेंट ई क्या बोलते हैं उसको, ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई ई मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस। यस। तो वहां से काम करेंगे तो बहुत दफे आपको उनका कम कम कंडीशन से होते हैं कि आपको एटलीस्ट आपका एलएलपी चाहिए या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड चाहिए। तो वहां पर भी आपको ये काम में आ सकता है। तो आप वो उस तरह से आपका चॉइसेस रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा अगर आप बोल सकते हैं कि इसको लगभग कितना खर्चा खर्चा आता है, या आपके आपके एकदम एग्जैक्ट फी नहीं पूछूंगा यस मैं, लेकिन एक यस यस, मैं टेंटेटिव फीस बता बॉल सकती हूँ। पार्क फिगर उसको बोलेंगे, वैसा आप थोड़ा सा बोल देंगे तो यस यस। अगर आपको एलएलपी करनी तो आपको अराउंड 11,000 रुपीज खर्चा रहता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस, प्रोफेशनल फीस, सब मिला के। मतलब नेम रिजर्व करने से स्टार्ट टू एंड तक सारी फीस पकड़ के आपको 11,000 रुपीज रहता है। इसमें 1,000 रुपीज गवर्नमेंट फीस रहती है, बाकी आपको नोटरी करना पड़ता है, स्टैम्प पेपर वगैरह करना पड़ता है, वो रहता है। और बाकी प्रोफेशनल फीस वही। अगर आप पार्टनरशिप करते हो, सॉरी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हो, तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको 16 to 17,000 रुपीज फीस लगती है, टोटल फीस, उसमें भी गवर्नमेंट फीस वगैरह सब इंक्लूड करके। और और अगर ओपीसी का कितना ओबीसी लेते हैं? करते हो, तो हाँ, ओबीसी में भी 15,000 के अराउंड लगती है आपको फीस। तो लगभग 15,000 रुपया आप प्रोप्राइटरशिप के लिए बोल रही हैं, प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड। नहीं, एल ओपीसी के लिए आप यस। इसके लिए बोल रहे हैं कि लगभग 11,000 रुपया आप बोल रही हो, एलएलबी और के 50 to 60,000 रुपीज फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लिए। आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं, अगर रुदुजा पैन इंडिया सर्विस भी देती हैं तो उनके बारे में वो तो शेयर होगा ही होगा। जाने के पहले एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ
कि आपने जो जिक्र किया था कि ट्रेडमार्क के बारे में, तो यस, थोड़ा यस, सा आपको बोलूँ कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में तो मस्ट है ट्रेडमार्क, मतलब यस, उसके यस। बगैर आगे जाते ही नहीं है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बता सकते सर मैं ट्रेडमार्क का बोलूंगी, आप किसी भी फॉर्म में काम करो, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके लिस्टेड कंपनी तक, उसमें सब कुछ आ जाता है, एलएलपी वगैरह। तो किसी भी फॉर्म में आप काम करो, लेकिन आपका ट्रेडमार्क होना मस्ट है। क्योंकि कैसे रहता है, आपका जो नेम रहता है ना, वो आपकी पहचान रहती है, आपकी कंपनी का वो गुडविल, वो नेम से गुडविल अटैच होता है। और अगर आगे जाके आपको समझो, आप अभी प्रोप्राइटर में हो और आपको आगे जाके अगर वो प्राइवेट लिमिटेड में करना है, और आपको 10 साल बाद पता चले कि ए नेम से तो कोई और बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो वो टाइम पे तो आपको पूरा फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपने वो नेम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया ना, ट्रेडमार्क क्या रहता है, बेसिकली तुम्हारा जो कंपनी का नाम रहता है, एबीसी पकड़ लो, तो एबीसी वर्ड के पे तुमको ट्रेडमार्क मिल जाता है कि वो वर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल इंटरनेशनली भी मिलता है, दो अलग अलग टाइप्स रहते हैं, कि दूसरा कोई बंदा यूज नहीं कर सकता है, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है। और वो लाइफ टाइम वो नेम आप ही यूज कर सकते हो, किसी और बंदा वो यूज नहीं कर सकता है। इसलिए ट्रेडमार्क होना मस्ट है सर, मतलब आप कौन से भी फॉर्म में जाइए, लेकिन ट्रेडमार्क करना ही चाहिए, ताकि आपका लोगो और वो आपका ही रहे। क्योंकि आप अभी देखते हो अपन की बिस्लरी का देख लो, डोमिनोज का देख लो, ये लोगों के नेम इतने कॉपी होते हैं, ऑफ कोर्स उनके ट्रेडमार्क से, लेकिन कॉपी करने के बाद तुमको उन पे आप अपन लीगली कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, अगर अपने पास ट्रेडमार्क रहे तो। अगर ट्रेडमार्क नहीं रहा तो अपन किसी भी लीगली एक्शन नहीं ले सकते। गुड गुड। दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक पुणे में केस हुआ था, बर्गर किंग बोल के जो ब्रांड है पुणे में। यस। तो बर्गर किंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके उन्हीं नाम से एक दूसरा भी लोकल फ्रेंचाइज चल रहा है। तो जो लोकल फ्रेंचाइज उसने प्रूव किया था, अभी वो चक्कर चल रहा है, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर केस स्टडी किया था। और पानी के बिजनेस के बारे में हमारे चैनल पर आपको एक केस स्टडी हमने दिया है पहले का। मैकफास्ट बेवरेजेस बोल के हैदराबाद की कंपनी है, और उनके अगेंस्ट पेप्सी का माउंटेन ड्यू, इसका एक केस स्टडी हमने डाला हुआ है। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, तो वो आपको शायद पता चलेगा कि किस तरह से फॉरेन कंपनीज जग पे जो दुनिया पे राज करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आपको पता चलेगा, और अपने को कितना उसके बारे में जागरूक रहना ज़रूरी है। तो ये आपको बिल्कुल पता चलेगा। और उसका एक दूसरा बोलता हूँ कि डर की तो बात है ही, कोई मेरा चोरा न ले। और एक ग्रोथ की भी बात है, अगर आपने इस बिजनेस को स्केल अप करना चाहें तो आप फ्रेंचाइज करेंगे या आपकी शाखाएं अलग अलग जगह पे हों, तो उस वक्त जो रॉयल्टीज लेते हैं आप, जो भी फीस लेते हैं, तो उसमें ये ट्रेडमार्क का बहुत बड़ा हाथ एज होता अ है, गुडविल उसका ऐड होता है। बहुत बड़ा गुडविल होता है। तो आपको ये भी आप सोचिए, ये एक इसको आईपीआर बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है उसको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। और एक टैक्सेशन के हिसाब से बोल दूं आपको, तो इसको एमोर्टाइज भी कर सकते हो। हाँ, जैसे डिप्रिशिएट कर सकते हो फिजिकल एसेट को। थोड़ा सा झारगम बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना जरूरी है। जैसे हम लोग मशीनरी के टैक्सेशन के लिए डिप्रिसिएशन यूज करते हैं, वैसे आपको इसमें भी डिजिटल एसेट्स में आपको एमोर्टाइज भी कर सकते हो। तो जस्ट एक टैक्सेशन के बारे में आपको जाते थे मैंने बोल दिया। तो आप ट्रेडमार्क जरूर करिए। और ट्रेडमार्क की भी आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ प्राइस बैंड या कुछ के बाद में और इंडिविजुअल। ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपीज अराउंड लगते हैं, मतलब 4,500 उसकी गवर्नमेंट फीस रहती है, और फैंटास्टिक। बाकी नोटरी वगैरह करना पड़ता है। हाँ, सो इसमें ट्रेडमार्क तो भी मैंने टेन ऐसा थाउजेंड सुना है रुपीज कि बाद हाँ। में ऑब्जेक्शंस आते हैं उसका, अगर आप क्या करते हैं, मतलब शुरुआत में आपकी उसकी आप क्या, मतलब व्हाट केयर डू यू टेक कि। सर हम शुरुआत में क्या करते हैं कि वो नेम से रिलेटेड जो फाइल हुए रहते हैं ना, उनका क्या बिजनेस है, या उन्होंने कौन से पॉइंट को प्रूव करके वो ट्रेडमार्क लिया है, वो पूरा केस स्टडी करते हैं, और उसके बाद ही इनका पूरा टर्नओवर है, मतलब कब आप जो से ये यूज कर 10,000 रहे रुपीज बोल रही है ना, इसमें हैं। इसका सर्च का भी इंक्लूड होता है क्या? सब, हाँ, तो ये सर्च से लेके एप्लीकेशन काफी चीजें ऐसी तक देखी का है मैंने सब। इतने सालों में, यस। इसलिए आपको पूछ रहा हूँ नहीं कि नहीं, इसमें कभी कभी सब मैंने ऐसे इंक्लूड देखा रहता है, है सर। कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में ऐसा देखा है कि बाकी के काम के साथ में ये कर देते हैं, ऐसा होता है। यस, 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 यस। और दूसरे टाइप के देखे हैं कि जो आईपीआर वाले बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो इतना जरूरत भी नहीं पड़ता है ना। यस, यस। मैं आपको और अपन एक अगर बात, खुल के पूछूं कि जैसे स्टार्टअप इंडिया पे आप जाएंगे ना, तो आपको ये फ्री मिलता है ट्रेडमार्क का, यस, यस। पता होगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, उसमें जाके करें कि नहीं प्राइवेट कंपनी सेक्रेटरी से ले?
आप क्या कहेंगे? सर डिपेंड्स। अभी आपका मतलब ऐसा है कि आप कंपनी कर रहे हो और आपका अगर आपके कंपनी सेक्रेटरी पे ट्रस्ट है तो उनसे ही करना बेटर रहता है, क्योंकि उनको आपके कंपनी का पूरा ए टू जेड कंप्लायंसेस पता रहते हैं, हम्म। मतलब ए टू जेड नॉलेज रहता है कंपनी का। तो कौन से पॉइंट को अपन को ग्रैब करना है वो ट्रेडमार्क फाइल करते वक्त, वो कंपनी सेक्रेटरीज को पता रहता है, क्योंकि उन्होंने ही आपकी कंपनी बनाई रहती है। तो वो पॉइंट से कंपनी सेक्रेटरी फाइल करते हैं तो वो इजी जाता है। अभी आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे ट्रेडमार्क वगैरह एप्लीकेशन करके मिलता है, लेकिन उनके कितने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होते हैं और बाकी कितने सक्सेसफुली होते हैं उसका भी एक रेशियो रहता है। और अगर कोई ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को पहले ही बोल देते हैं कि अवेलेबल नहीं है, आप एप्लीकेशन मत कीजिए, क्योंकि 5,000 रुपीज गवर्नमेंट फीस छोटी बात नहीं है। तो इस बार इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते कि आप फाइल मत करो, नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा है कि उनको मिल सकता है तो तभी अपन बोलते कि फाइल करो, अदरवाइज अपन फाइल नहीं करने बोलते। तो आप जब फीस लेती है ना, तब पहले सर्च का कुछ पहले लेते, बाद में आप आगे जाते हैं कि पर कैसा? अपन नॉर्मली क्लाइंट्स पे डिपेंड्स ऑन द थोड़ा क्लाइंट, ट्रस्ट बेसिस पे क्लाइंट रहता है कि अपन ठीक है, पहले ठीक चेक कर लेते और बाद में एप्लीकेशन के वक्त ही फीस लेते। यस। हमारे मिनरल वाटर के फील्ड के बारे में था कि हमारे फील्ड में दो चीजें होती है, एक कंपनी होती है और एक ब्रांड नेम होता है, जैसे प्रोडक्ट नेम होता है। तो ट्रेडमार्क कंपनी के नेम का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए? दोनों का होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रांड नेम भी किसी ने यूज नहीं करना चाहिए और आपके कंपनी का नाम भी किसी ने यूज नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज का ऐसा रहता है कि वो उनकी कंपनी का नाम कुछ अलग रहता है और ब्रांड नेम अलग रहता है। तो आपने दोनों चीजों पे ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग चीज प्रमोट करने के लिए अलग अलग ब्रांड पे करते हो, मतलब अलग अलग नेम से करते। तो इसलिए दोनों पे ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए। अभी इसमें ओके। हाँ, इसमें और एक चीज़ है ऋतुजा, तो आपके आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें ना डिवाइस मार्क होता है, हाँ, उसमें यस यस। नेम का रहता है, क्या बोलते हैं उसको? दो टाइप्स रहते हैं सर, आप एक तो नेम पे सिर्फ ले सकते हो या सिर्फ लोगो पे, और दोनों पे साथ में भी ले सकते हो। तो हाँ आप क्यों, उसमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, अपन क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करके फिर वैसे करते हैं। और उसके अलग अलग क्लास भी रहते हैं कि अगर आप एक क्लास में कर रहे हो तो कौन सी क्लास आपको एप्लीकेबल होती है, वो सब चेक करना पड़ता है। और अगर आपको मल्टीपल क्लासेस अप्लाई हो रही तो वो मल्टीपल इसमें डालना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग उसमें टेक्निकल पार्ट्स रहते हैं। आप ये पैन इंडिया करती हैं, कैसा करती हैं मतलब? यस यस, पैन इंडिया सर। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से काफी, अक्षय जी आपको क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है, इतना हो गया वो यस प्रोसीजर? यस 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 वी मैं कैन। आपको खाली बोलूंगा कि आप एक ऑफिशियल उनको वोट ऑफ थैंक्स करें, और यस। उनके जो डिटेल्स हैं वो भी थोड़ा सा लोगों को हम लोग इसमें शेयर करेंगे ना, राइट। क्या बोलेंगे इसमें, अपने डिस्क्रिप्शन में हम लोग शेयर कर देंगे। तो आपको मैं ऐसे यस फिर बोलूंगा कि आप ऑफिशियल थोड़ा सा एक वोट ऑफ थैंक्स करिए यस। और इसको एंड कर देंगे। सो ऋतुजा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छा आपने नॉलेज शेयर किया, बहुत बेसिक से लेके सिंपल लैंग्वेज में आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच कि अगर बंदा कोई शुरू करना चाहता है बिजनेस तो उसे कंप्लायंस कितना जरूरी है और टाइप ऑफ कंपनी कैसे चूज करते हैं, ये आपने अच्छे तरह से बताया। थैंक यू सो मच, और ये बहुत ही लाभदायक होगा हमारे दर्शकों के लिए। यस, वेलकम सर।